हेलो एंड वेलकम माय डियर पार्टिकल्स। मैं आपका पृथ्वी सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नेक्स्ट पार्ट लेके। चैप्टर फर्स्ट का हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, हमने पिछले पार्ट में बातें जो जहाँ तक की थी, हमने पिछले पार्ट में बातें की थी कि इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, उस सब के बारे में बातें कर ली। और रिएक्शंस, हमने कुछ रिएक्शंस देखी, कुछ एक्टिविटीज़ देखी, ऑब्जर्वेशंस देखे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इक्वेशंस लिखी कैसे जाएंगी, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने पीछे एक लिस्ट बनाई हुई है। इस लिस्ट में हमारे पास कुछ वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें थ्रू आउट दिस 10th क्लास, है ना। नॉट ओनली फर्स्ट चैप्टर, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में नहीं, बल्कि हमें थ्रू आउट द 10th क्लास इन सारे एलिमेंट्स के जो नाम हैं, इनके जो नेम हैं, इनके जो सिंबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनकी जो वैलेंसी लिखी हुई है ना। वैलेंसी मीन्स कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। और ठीक है, तो वैलेंसी के बारे में अगर और अच्छे से डिटेल से जानना है तो वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो 30 एलिमेंट्स या थोड़े से उसमें ऐड ऑन है, ये एलिमेंट्स आप लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने जितनी भी बातें की वो सारी बातें हमने रिएक्शंस के बारे में की। केमिकल रिएक्शंस हमने देखी, जहाँ पे हमने किसी रिएक्शन में देखा कि गैस रिलीज हो रही है, किसी रिएक्शन में देखा कि डेजलिंग वाइट लाइट के साथ बर्निंग हो रही है, किसी रिएक्शन में हमने पीपीटी बनते हुए देखी। ठीक है, तो वो सब तो थी रिएक्शंस को अगर एक बार फिर से रिकॉल करें, द केमिकल चेंजेस are known as reactions। ऐसा हम कह सकते हैं कि द केमिकल चेंजेस आर नोन एज रिएक्शन। हम केमिकल चेंजेस को ही क्या बोलते हैं? रिएक्शंस बोलते हैं। अब रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैग्नीशियम की रिएक्शन की, मैग्नीशियम ने क्या किया था, हमने मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप ली थी और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था। तो वो रिएक्शन जो है वो एक रिएक्शन हुई। अगर उसको हम थ्योरेटिकली बोलें तो क्या बोलेंगे, हमने मैग्नीशियम V2 के मैग्नीशियम स्ट्रिप एंड देन बर्नट इन ऑक्सीजन एंड देन वी गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक थियरी हो गई, एक वर्ड इक्वेशन हो गई, या फिर एक केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, राइट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसा होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। केमिकल इक्वेशन, तो देखो केमिकल इक्वेशन जो है, एक तरीके से मोटा मोटा अगर बताया जाए तो केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड। केमिकल इक्वेशन क्या है? शॉर्ट हैंड मेथड। शॉर्ट हैंड मेथड क्या होता है? किसी बड़ी चीज़ को हम, जैसे अगर मैं इसको रिसाइट करूँ फिर से कि V2 के मैग्नीशियम स्ट्रिप, देन वी burnt it in the presence of oxygen, then we got magnesium oxide. This is the theory, this is very lengthy, है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, हम शॉर्ट हैंड मेथड के रूप में लिखने के लिए इसके क्या यूज़ करते हैं? केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? शॉर्ट हैंड मेथड to write the chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड मेथड से लिखने का वे ही क्या है? एक हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया केमिकल रिएक्शन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ केमिकल रिएक्शन। देखो रिएक्शन को थोड़े एस्थेटिक फॉर्म में, है ना, शॉर्टकट फॉर्म में RX लिख दिया जाता है, तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड में ये अलाउड नहीं है, यहाँ समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मेरे पास है व्हेन मैग्नीशियम
metal is burnt in presence of oxygen, we got magnesium ऑक्साइड। जब हमने मैग्नीशियम मेटल को जलाया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन है, ये हमारी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं इसकी वर्ड इक्वेशन बनाऊं, वर्ड इक्वेशन क्या होगी? अगर इसको वर्ड्स में लिखें तो वर्ड्स में हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और रिएक्शन बन के हमारे पास हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसकी वर्ड इक्वेशन हो गई। लेकिन इसी को मैं फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दूं यूजिंग द सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसी को मैं क्या करूं? इसी को मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दूं यूजिंग सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। तो मेरे पास रिएक्टेंट क्या है? अगेन रिसाइड करेंगे, रिएक्टेंट क्या है? द स्टार्टिंग मटेरियल। रिएक्टेंट क्या है? द स्टार्टिंग मटेरियल, एंड द स्टार्टिंग मटेरियल इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो दीज आर आवर reactants, right? And this is our product. तो अभी हमने एक लिस्ट मैंने पहले डिस्प्ले पे डाली, तो उसमें मैंने कुछ सिंबल्स यूज किए हैं, है ना। हर एक एलिमेंट का हम एक सिंबल होता है, हर एक एलिमेंट का, या फिर मैं कहूँगा कि जो हमारे पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आगे आएगा, अभी नाइट्रेट है जैसे, तो ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास हो तो इन सब को हम किसी सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी अगर मैं केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, मैग्नीशियम की जगह हम लिख देंगे Mg इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, एंड ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2। देखिए ये याद रखना है कि गैसेस जो हैं वो कभी भी सिंगल एटम में नहीं लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन है तो हम O2 लिखेंगे, है ना। ऐसे ही हमारे पास अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना है, गैसेस को कभी भी सिंगल एटम में नहीं लिखा जाता है उनको। जैसे नाइट्रोजन गैस है तो उसको आप N2 लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस है तो आप H2 लिखेंगे। तो गैसेस को कभी भी सिंगल एटम में नहीं लिखा जाता है। तो मैं केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ Mg प्लस O2, और मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है MgO। और ये मैंने ये जो 2 लगाया है, इससे इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है ना, या फिर इक्वेशन लिखते कैसे हैं, ये बातें हम अभी जस्ट अभी करने वाले हैं। तो आप लिख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। दिस इज द शॉर्ट हैंड मेथड टू राइट द केमिकल रिएक्शन, एंड राइटिंग द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला यूजिंग सिंबल्स एंड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे कि इक्वेशन, हमारे पास कोई गिवन रिएक्शन है, उसकी इक्वेशन लिखने की कंडीशंस क्या क्या हैं, राइट। हम ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो क्या कंडीशंस है, या फिर कैसे हम एक रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समझते हैं। how to write a chemical equation। केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन फ्रॉम ए रिएक्शन। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। किसी भी इक्वेशन को लिखते समय
किसी भी रिएक्शन से किसी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर हमें एक सिंपल रिएक्शन बोल देगा। फॉर एग्जांपल बोल देगा कि नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन जो है हाइड्रोजन के साथ हो रही है अंडर द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यूजिंग द फेरस एज ए आयरन एज ए कैटलिस्ट, सो राइट द इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो हमें समझना है कि रिएक्शन से इक्वेशन लिखते कैसे हैं। ऑलराइट, देखिए कैसे लिखते हैं। इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक हमारे पास राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। ऑलराइट, लेफ्ट हैंड साइड पे हम हमेशा लिखेंगे रिएक्टेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे हम हमेशा क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे। अब ये रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो रहे हैं, तो इस चेंज को हम शो करेंगे एरो से। बीच में हम एक एरो लगाएंगे और ये किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में। तो रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में। अब हमारे पास रिएक्टेंट अगर एक है और एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो ऐसे लिख देंगे रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। बट इफ देर इज मोर देन 1-2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स या मोर देन 1-2 प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 रिएक्टेंट्स, तो हम उनके बीच में क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। A प्लस बी, सपोज ये क्या बना रहे हैं? C प्लस डी बना रहे हैं। तो ये प्लस लिख के हम क्या बता देंगे कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, हमें इनकी स्टेट लिखनी है। हमें इनकी क्या लिखनी है? स्टेट। स्टेट कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो A है वो हमारे पास है सॉलिड की फॉर्म में। तो जो सॉलिड है, सॉलिड स्टेट को हम किससे शो करते हैं? ब्रैकेट बना के उसके अंदर स्मॉल s लिखेंगे। ये किसको बताएगा? सॉलिड को। सिमिलर वे में लिक्विड जो है, अब देखिए लिक्विड जो है उसको हम लिखेंगे स्मॉल l से। फॉर एग्जांपल B हमारा क्या है? लिक्विड है, इसको हम स्मॉल l लिख देंगे। तो जहां हमें रिएक्शन में स्मॉल l लिखा हुआ मिल रहा है, दैट मीन्स ये रिएक्शन, ये जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, ये कैसी फॉर्म में है, कैसी स्टेट में है? ये लिक्विड स्टेट में है। ऑलराइट। और सिमिलरली जो गैस फॉर्म में होगा उसके आगे हम लिख देंगे G। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सॉलिड एक लिक्विड को मिलाया और हमारे पास C कोई गैस बनी, तो इसको हम G लिख देंगे। और मान लीजिए जो D है वो हमारे पास अगेन एक सॉलिड आ गया, तो स्टेट को लिखेंगे। सबसे पहले रिएक्टेंट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसकी स्टेट लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन स्टेट में ये है, ठीक है। इसके बाद जो भी कंडीशंस हैं इस रिएक्शन को होने में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल कंडीशन क्या है? टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर, या फिर हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है या फिर उसके साथ में हमें प्रेशर दिया हुआ है या फिर उसके साथ हमें कैटालिस्ट दिया हुआ है। तो ये सब जो भी गिवन कंडीशंस हैं, कोई कैटालिस्ट दिया हुआ है, कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, कोई प्रेशर दिया हुआ है, तो वो हम इस एरो के ऊपर लिखेंगे। अभी हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे जहां पे हम देखेंगे कि ये कैसे कैटालिस्ट लिखा जाता है, कैसे प्रेशर लिखा जाता है, कैसे टेम्परेचर लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स, उनकी स्टेट, फिर उसके बाद में जो गिवन कंडीशंस हैं वो एरो के ऊपर, ठीक है। कुछ अगर कंडीशंस ज़्यादा है तो एरो के ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखा जा सकता है। ऑलराइट। अब लास्ट बात, अगर हीट इन्वॉल्व है, मान लीजिए कि हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी, है ना। किसी में हीट जनरेट होगी, किसी में हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हीट को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हीट को हम कैसे लिखेंगे? जैसे अगर इसी एग्जाम्पल में समझते हैं, अगर हम प्लस लगा के हीट लिखते हैं, तो इसका मतलब हीट रिलीज हुई है। हीट क्या हुई है? रिलीज हुई है। लेकिन अगर सिमिलरली सेम ही रिएक्शन है, मान लीजिए सेम ही रिएक्शन है और हमें हीट जरूरत पड़ी है, हीट हमें बाहर से लेनी पड़ी है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो हम लिखेंगे माइनस से, के। दैट मीन्स हीट
एब्जॉर्ब्ड। इस रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट हुई है। और ये प्लस माइनस क्यों आता है, इसके डिस्कशन हम आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तब आगे इसका डिस्कशन करेंगे कि ये प्लस माइनस क्यों आता है। तो दिस इज द वे टू राइट ए इक्वेशन फ्रॉम ए रिएक्शन। कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिएक्टेंट्स को लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे हम प्रोडक्ट्स को लिखेंगे, ठीक है। उनके बीच में हम एक एरो का यूज करेंगे। ये एरो जो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। इसका मतलब ये रिएक्शन वन डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। देखिए आगे जाके आपको हो सकता है 10th में, अदरवाइज 11th में आपको ऐसा एक सिंबल देखने को मिल सकता है। तो ये जो सिंबल है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का है। इसका मतलब रिएक्शन दोनों पाथ फॉलो कर सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में भी जा सकती है। जैसे हमने कल H2O के बारे में किया था, है ना। तो H2O आइस से वाटर हो सकता है, वाटर से आइस हो सकती है। ये जो है ये यूनिडायरेक्शनल है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रही है। ये जो एरो है ये हमें बताता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, बस दैट्स ऑल, ठीक है। कैसी है ये, यूनिडायरेक्शनल। ये हमारा यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और हो गया, ठीक। तो हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखना है, फिर उसके बाद में इसकी स्टेट लिखनी है और जो गिवन कंडीशंस है वो लिखनी है। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल इसके बारे में लिखते हैं। देखिए एग्जांपल है ये हैबर, इसको हैबर सिस्टम बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेस जो है ये यूज होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके अमोनिया गैस बनाने का। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज करके अमोनिया गैस बनाने का क्या है, एक प्रोसेस है हमारे पास। तो उसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस है तो 2 लगेगा, ठीक है। गैस को कभी भी सिंगल एटम में नहीं लिखेंगे। नाइट्रोजन गैस है तो यहाँ हम स्मॉल g लिखेंगे, इसका मतलब नाइट्रोजन गैस है। इसके साथ में H2 हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। प्लस में कौन है, आयरन कैटालिस्ट। तो देखिए कैटालिस्ट हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कोई भी गिवन कंडीशन हो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और साथ में निकल कैटालिस्ट की फॉर्म में, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो हमारे पास अमोनिया गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, अमोनिया। ये भी कैसी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। कैसी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ऑलराइट, ये इसकी बैलेंस रिएक्शन है। रिएक्शन बैलेंस कैसे, इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। इक्वेशंस बैलेंस कैसे होती हैं ये अभी हम जस्ट इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास इक्वेशंस के 2 फॉर्म हैं। हमारे पास इक्वेशंस के 2 फॉर्म है, केमिकल इक्वेशंस के 2 फॉर्म हैं। चलिए कौन से 2 फॉर्म हैं बात करते हैं। एक हमारे पास है स्केलेटल फॉर्म, स्केलेटल इक्वेशन, राइट। और एक हमारे पास है बैलेंस्ड इक्वेशन। दोनों में फ़र्क क्या है अभी बात करेंगे, है ना। एक हमारे पास है स्केलेटल इक्वेशन और एक हमारे पास है बैलेंस्ड इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या है, स्केलेटल इक्वेशन का मीनिंग ये है कि हमारे पास एक ऐसी किसी केमिकल रिएक्शन की एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स एट द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम एट द साइड ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए बात करते हैं कैसी होगी।
number of atoms of each element is not equal on both sides. कैसे बात करते हैं बोथ साइड्स, कैसे नहीं होंगी भाई? मैं लिख दे रहा हूं कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हुई तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इस साइड हम एलिमेंट्स लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और सिमिलरली हम राइट हैंड साइड पे भी एलिमेंट्स लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स कौन कौन है? हमारे पास मैग्नीशियम है और हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑलराइट, सिमिलरली राइट हैंड साइड पे हमारे पास मैग्नीशियम है एंड ऑक्सीजन है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करते हैं? एटम्स काउंट करते हैं। मैग्नीशियम के कितने एटम है? यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, इसका मतलब उसको हमें एक मान सकते हैं। तो मैग्नीशियम कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑल राइट, मूविंग टू द राइट हैंड साइड, मैग्नीशियम कितने हैं? 1। ऑक्सीजन भी कितने हैं? 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाइड है। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मैग्नीशियम के तो देखो इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड सेम नहीं है। ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो दोनों साइड सेम नहीं है। ये क्या है? एक स्केलेटल इक्वेशन है। ये कैसी है? एक स्केलेटल इक्वेशन। देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं बैलेंस्ड इक्वेशंस की तरफ, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना, एक स्केलेटल इक्वेशन दे देगा। स्केलेटल इक्वेशन ऐसे समझ सकते हो कि हमें जो रिएक्शन पता चली, हमें पता नहीं है अभी, हमने उसको बैलेंस नहीं किया, अभी हमें नहीं पता कि कितने कितने एटम्स जो है वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व थे, बस हमने रिएक्शन लिख ली है। अब हम आगे इसको बैलेंस करेंगे, आगे हम उसका नंबर निकालेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर थे, राइट हैंड साइड पे कितने नंबर थे। ठीक, बैलेंस रिएक्शन कौन सी होगी? तो इसका ऑपोजिट होगी, स्केलेटल का ऑपोजिट। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द बोथ साइड्स। क्या होगी भाई? नंबर ऑफ एटम्स, इधर से राइटिंग खराब आती है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। देखिए बोथ साइड से मेरा मीनिंग यहाँ पे किससे है? रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड से। ठीक है, तो एक यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है, यही इक्वेशन है, इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन हमारे पास है। मैं लिखूं 2mg प्लस O2 2mgO। अब देखिए यहाँ एलिमेंट्स लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के और यहाँ एलिमेंट्स लिखते हैं राइट हैंड साइड के। चलो लिखते हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड के, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दो ही एलिमेंट हमारे पास। नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितना है? 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2। ग्रेट, मूविंग टू द राइट हैंड साइड। अब देखिए ये बात ध्यान रखना कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, तो ये MgO एक कंपाउंड है, अगर मोर देन 1 एलिमेंट इन्वॉल्व है तो वो एक कंपाउंड की फॉर्म होती है। ठीक है, तो MgO इज ए कंपाउंड। तो जो कंपाउंड की स्टार्टिंग में नंबर होगा वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट्स होते तो उनसे मल्टीप्लाई होता। ठीक है, तो MgO, Mg मैग्नीशियम कितने हैं? 2, ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। नंबर ऑफ एटम्स क्या है? इक्वल है। दिस इज कॉल्ड आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, और ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ना, टीचर्स जो हैं टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उसमें बच्चों से पूछ ही लेते हैं, और एग्जाम में भी इक्वली इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये भी तो इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है, तो वाई केमिकल इक्वेशंस शुड बी बैलेंस्ड। वाई रीजन का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है वाई केमिकल इक्वेशंस
should be balanced. Why chemical equations should be balanced? ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि जो इक्वेशंस हमारी हैं वो बैलेंस होनी चाहिए? क्या रीज़न है, क्यों हमें बैलेंस्ड इक्वेशन की ज़रूरत है? चलिए बात करते हैं कि वाई बैलेंस्ड इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ और फिर उसके बारे में हम बात करते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों जरूरी है। क्वेश्चन में लिखता हूँ वाई केमिकल इक्वेशन should be balanced। केमिकल इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस क्यों होनी चाहिए? तो देखिए इसका आंसर हमें मिलता है 9th क्लास के चैप्टर एटम वाले में। एटम का जो चैप्टर था 9th क्लास में, वहाँ पे डाल्टन ने एक लॉ दिया था, देखो क्लासेस आर इक्वली इम्पोर्टेंट। 10th पढ़ोगे 9th इम्पोर्टेंट है, 12th पढ़ोगे 11th इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ एक डाल्टन का एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए 9th में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा होगा। तो और आप आगे जैसे जाएंगे 11th में जाएंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा, काइनेटिक एनर्जी तो आता रहेगा, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आएगा 12th क्लास में। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी भी चीज़ का कंजर्वेशन, इसका मीनिंग ये है कि दिस पर्टिकुलर थिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब यहाँ क्या है, इसका यहाँ क्या मीनिंग है, यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, केमिकल इक्वेशन में रिक्वायरमेंट क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई रिएक्शन हुई है, राइट, अगर कोई रिएक्शन हुई है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई है ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो इस साइड का जो एटॉमिक मास है, लेफ्ट हैंड साइड का जो एटॉमिक मास है वो राइट हैंड साइड के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स आपने जितना अमाउंट ऑफ आपने रिएक्टेंट लिया था उतना ही अमाउंट ऑफ आपके पास प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट should be equal to the amount of प्रोडक्ट और वाइस वर्सा, है ना। प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो रिएक्टेंट के बराबर आना चाहिए, जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उतना ही प्रोडक्ट का मास आना चाहिए, राइट। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो, इसके लिए रिएक्शन जरूरी है कि कैसी हो, बैलेंस्ड हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, द मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। तो जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास के बराबर होना चाहिए। अब ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब एटम्स के जो नंबर हैं, ये कब पॉसिबल है, जब एटम्स के जो नंबर हैं, है ना। ये पॉसिबल कब है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन number of atoms of each element will be equal on both sides, है ना भाई। जब दोनों साइड के नंबर इक्वल होंगे तो मास ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड के अगर नंबर इक्वल होंगे तो मास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ और यहाँ 2 लगा दूँ तो ये एक नंबर इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर इक्वल है, राइट हैंड साइड पे एलिमेंट के नंबर इक्वल है, तो मास भी ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, इक्वल होगा। तो वाई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
डाल्टन बोलता है कि द अमाउंट और द मास ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होगा तभी यहाँ पे क्या फॉलो होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैंट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि आप मास चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने मान लो फॉर एग्जांपल, आपने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने 2 ग्राम mg लिया और 2 ग्राम CO2 ली, ऑक्सीजन ली, 2 ग्राम mg और 2 ग्राम ऑक्सीजन ली और आपके पास 6 ग्राम MgO बन गया, है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। जितना अमाउंट आपने इन दोनों का लिया है उतना ही अमाउंट इसका क्रिएट होगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ अमाउंट हीट में चला जाए, बट स्टिल देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड। अगर यहाँ हीट आ जाती है तो हीट की फॉर्म में जो मास गया है वो हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो कभी भी ये दोनों अनइक्वल नहीं हो सकते। रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास आना चाहिए। दैट्स व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए जरूरी है कि हमारी केमिकल इक्वेशन कैसी हो, बैलेंस्ड हो। 2 केस लेते हैं, ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन लेते हैं, एक बैलेंस्ड रिएक्शन देखते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क आता है। जो मैं बोल रहा हूं उसका कोई फर्क भी पड़ता है क्या, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल दिया, क्या ये फॉलो हो रहा है एक्चुअल में। चलो अभी देखते हैं, 2 रिएक्शन लेगी। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए अभी 2 रिएक्शन या 2 केस लेके हम इसको अभी समझते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। 2 केस, यहां मैं ले रहा हूं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक, और यहां मैं ले रहा हूं बैलेंस्ड इक्वेशन। एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंस आता है। रिएक्शन लिखते हैं, Mg प्लस O2 इज MgO, राइट, ठीक। अब देखो Mg का मास क्या होता है, Mg का एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए एटॉमिक मास जो है वो जनरली नॉट ओबेड इन ऑल केसेस, बट जनरली जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, फॉर एग्जांपल Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो जनरली एटॉमिक मास इज डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। हर केस में ये नहीं है पॉसिबल। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है तो क्लोरीन में हमारे पास 35 भी देखने को मिलता है और 37 भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हर केस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए जैसे सोडियम है तो सोडियम के लिए हमें 23 देखने को मिलता है, 22 नहीं मिलता। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जनरली पॉसिबल है कि एटॉमिक मास इज ऑलमोस्ट डबल, तो उसमें 1-2 नंबर का हेर फेर हो सकता है। तो Mg का जो एटॉमिक मास है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 24, राइट। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 16। और यहाँ हमारे पास 2 एटम है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 24 प्लस 32, तो ये हमारे पास आ गया 56 AMU। AMU इज यूनिट टू राइट द मास ऑफ एटम, ऑलराइट। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। इस कंडीशन में देखें तो Mg का एटॉमिक मास 24, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, जो निकल के आएगा हमारे पास 40 MU, विच इज नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ एटॉमिक मास या मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स का जो मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर नहीं है। मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर नहीं है। दैट मीन्स लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट ओबेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट ओबेड, इसका फॉलो नहीं हुआ, इक्वल नहीं आए, इसका मतलब इस रिएक्शन में, इस कंडीशन में, ये जो हम स्केलेटल, इसी को क्या बोलते हैं, स्केलेटल बोलते हैं, स्केलेटल कंडीशन में जो है वो क्या फॉलो नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता। तो क्या करें, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलिए, है ना, तो घबराने की बात नहीं है, बैलेंसिंग हम देखेंगे, सीखेंगे कि बैलेंस कैसे की जाती है, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में यही मेरे हिसाब से समा पाएगा। तो बात करते हैं, इस केस की बात करते हैं। क्या बात करें इस केस की भाई, 2 इंटू मास ऑफ Mg 24 प्लस 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16, राइट। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड Mg का 24, ऑक्सीजन का 16, तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 40, ये कितना आएगा, 2 इंटू 40 आएगा, ये कितना आएगा भाई, इसको सोल्व करेंगे तो ये 80 mu, और ये भी कितना आएगा, 80 mu आएगा, कर लो भाई सोल्व, 32 और ये 48, ओह ये क्या हुआ, सॉरी, how is it possible, am I wrong somewhere, yes I am wrong, why, what I did, 2 mg प्लस, तो कितना आया, ये 80 mu, ये भी कितना है 80 mu, राइट। दैट मीन्स एटॉमिक मास of reactants is equal to atomic mass of products। तो जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास है, इसका मतलब दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड, ओबेड। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हुआ है, इसलिए फॉर दैट रीजन कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की बड़ी अच्छी प्यारी नज़र रहती है, टीचर्स की भी बड़ी प्यारी नज़र रहती है, कोशिश करते हैं टीचर्स की हम इस क्वेश्चन को जरूर टेस्ट में डालें, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, करना चाहें तो कर लीजिए, वरना मैं आपको बता चुका हूं कि आपको इस चैप्टर के या इस पर्टिकुलर लेक्चर के हाइब्रिड नोट्स अगर चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो भी आप टाइप करके या कॉपी में लिख के उसका पिक्चर क्लिक करके मेरे को सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट विल बी आवर गेम चेंजिंग क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन, तो वो जो चीज़ है वो हम अगली वीडियो में पूरा, उस अगली वीडियो में वही होने वाला है। क्या हमारे पास जो मेथड है किसको, इक्वेशन को बैलेंस करने का, तो वो सारा मेथड हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, ग्रेट इवनिंग, ग्रेट मॉर्निंग।